हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, राइट? दिस इज 72nd लेक्चर ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। जैसे मैंने आपको वादा करा है कि मैं आपको करंट अफेयर्स पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा यूपीएससी सीएससी के लिए। और इस प्रीलिम्स में हमारे करंट अफेयर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हम इस करंट अफेयर सीरीज को मजे से पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे करंट अफेयर्स बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, राइट? इसके अलावा मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने का। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है? तो करंट अफेयर्स में से मान लीजिए 15 क्वेश्चंस आपने करंट अफेयर्स में से जो भी अपन पढ़ा रहे हैं उसमें से आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारा स्टैटिक भी इसके अंदर कवर हो रहा है, राइट? तो 15 क्वेश्चन अपन इसके अंदर से कर लेंगे। तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी। और एक अदना सा सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो है ना साढ़े तीन सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री का एक पार्ट है, एंशियंट मिडिवल वो नहीं बोल रहा मैं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहा हूँ। ये देखिए, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी का इसके ऊपर कमांड हो गया ना बच्चों, तो दैट पर्सन विल क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर ये चार सब्जेक्ट है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करंट अफेयर्स की तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, इन वीडियोस को देखो, मस्ती से पढ़ो, राइट? दूसरा, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का हमने एक कोर्स लॉन्च करा था, इकोनॉमिक्स का कोर्स और एनवायरनमेंट का कोर्स। और पॉलिटी का भी हमने एक कोर्स लॉन्च करा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी करा हुआ है, पर मॉडर्न हिस्ट्री आप खुद भी पढ़ सकते हो, राइट? इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और पॉलिटी के लिए एक स्पेशल गाइडेंस आपको चाहिए होती है। तो इकोनॉमिक्स का कोर्स और एनवायरनमेंट का कोर्स अभी हमने ये ऑफर लगा रखा है कि अगर इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट कोर्स आप लेंगे तो इसमें आपको पॉलिटी का कोर्स फ्री मिलेगा। और हमारे जो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के कोर्स हैं, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, और बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स बनाए यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत मस्त कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे पहले आपका लेक्चर होता है, लेक्चर के बाद आपका डेली का टेस्ट होता है, डेली टेस्ट के बाद फिर आपका वीकली टेस्ट होता है। और लेक्चर भी ऐसे कोई बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं बनाए हमने कि भाई 3-4 घंटे एक साथ पढ़ा दिया हो बच्चों को, नहीं, एक एक घंटे के लेक्चर्स हैं, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के लेक्चर्स, इस तरह से कॉम्प्रहेंसिव कवर करने पे हमारा फोकस है इसके अंदर। इसी तरह से इकोनॉमिक्स कोर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। इकोनॉमिक्स का कोर्स, भाई साहब, इकोनॉमिक्स बिना एजुकेटर के आप नहीं पढ़ सकते। और आपको पता है कि मैंने एक बार 1.5 वो सॉरी मैंने एक बार 17 आवर्स का लेक्चर बनाया था इकोनॉमिक्स पर, और उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, आज तक क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। जिस वक्त बताया था उसके अगले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर सारा पेपर जो था वो 17 आवर के लेक्चर में से आया था। तो आप देखिए, ये हमने एक नया कोर्स बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा वही कंप्लीट कोर्स है, ठीक है? फिर पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और इसके अंदर स्पेशल प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये पूरा कोर्स था इकोनॉमिक्स का, फाउंडेशन प्लस एडवांस, प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो इसके अंदर हमने सब कुछ इसके अंदर पढ़ा है, राइट? तो इसके अंदर भी पहले जो लेक्चर्स हैं, पहले 50-60 लेक्चर्स जो हैं, दैट इज ऑफ प्रीलिम्स, वो आप देख सकते हो। तो प्रीलिम्स का ये कोर्स कर लिया, इकोनॉमिक्स का कर लिया, ठीक है, एनवायरनमेंट का कर लिया, पॉलिटी का आपको मिल ही रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको खाली पढ़नी होगी खुद, ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो आपका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद भी पढ़ सकते हो, पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नहीं। एंड प्लीज डोंट थिंक, ठीक है, ऐसा मत सोचने लगे ना सर अपना कोर्स बेचने के लिए ये एक तरह से फॉर्मूला बता रहे हैं। दिस इज द हार्ड ट्रुथ, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रुथ है ये। और हार्ड ट्रुथ नहीं बोलेंगे, हम सॉफ्ट ट्रुथ बोलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि कभी पॉलिटी में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में से कम आ जाते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में से थोड़ा बैलेंस करने के लिए आ जाएंगे। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि पिलर्स हैं, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, और इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरा का पूरा फोकस करना होगा। मैं सिर्फ आपको कोर्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसा दे रखा है जिससे कि आप कवर कर सकते हो। अगर किसी के पास टाइम कम है, किसी ने पढ़ रखा है, तो उस पर और मेहनत कर लो बस, ठीक है, इन चार कोर्सेज पर और मेहनत कर लो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं अपन पहला अपना टॉपिक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी न्यूज में क्यों है? बिकॉज इन्होंने कहा है, इन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर कहा है दैट ग्लोबल मार्केट फॉर द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू रीच $2 ट्रिलियन बाय 2035। 2035 तक $2 ट्रिलियन तक ये पहुंच जाएगा ग्लोबल मार्केट। आइए हम समझते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है। ये तस्वीर देखिए, बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है, जिसके अंदर कोई अरब कंट्री का शेख बैठा है, और वो एक तरह से गन, अरे सर ये गन नहीं है, ये तो ऑयल है, यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है, और इनके सामने बैठा है। ये कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज के, 1970s के वेस्टर्न कंट्रीज के सुप्रीम लीडर्स, ठीक है, कोई जर्मनी का है, कोई यूएसए का है, राइट, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राइट। तो ये गन लेके बैठे हैं, मतलब क्या है कि अरब कंट्रीज एक तरह से इनको धमका रहे हैं कि भैया सुन लो ध्यान से,
अगर तुमने इसराइल और पैलेस्टीन के वार के अंदर पैलेस्टीन का साथ दिया तो हम तुम्हारा क्या कर देंगे, ऑयल बंद कर देंगे। और इन्होंने कर भी दिया था ऑयल बंद। इन्होंने कहा कि ये सारी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ठीक है, दे आर सपोर्टिंग इसराइल, ठीक है, अगेंस्ट पैलेस्टीन, और इसराइल को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा, क्योंकि पैलेस्टीन अरब नेशन है, तो हम पैलेस्टीन के सपोर्ट के अंदर इनको ऑयल देना बंद कर देंगे। और 1970s की बात है बच्चों, 1973 एग्जैक्टली। 1973 में जब ऑयल देना बंद कर दिया तो इनकी हालत पतली हो गई। इनके यहाँ पर सारे के सारे दुकानें बंद हो जाएगी, बिकॉज उस वक्त मेजर इकोनॉमी जो है वो ऑयल से रन कर रही है। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि यार हमको एक क्या करना है, हमको एक एजेंसी बनानी पड़ेगी, आईईए, जो कभी ग्लोबल सप्लाई इस तरह से कम हो जाए तो उसके ऊपर कैसे लड़ना है उससे, वो हमको देखना पड़ेगा। ये वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर इस तरह की बातें सोची। तो देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वाज फाउंडेड इन 1974 बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे सारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी क्या है, सारी की सारी अमीर देश बैठे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बैठी हैं। इन रेस्पॉन्स टू व्हाट, ऑयल एम्बार्गो, जो इनके ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, उसके रेस्पॉन्स के अंदर आईईए फॉर्म हुई। आईईए इज मेड ऑफ 30 मेंबर कंट्रीज एंड 8 एसोसिएट नेशंस। भारत इसके अंदर मेंबर नहीं है, सबसे पहले समझ लो, भारत इज नॉट द मेंबर। अगर आप इसका आईईए को कैसे फॉर्म हुई ये समझ लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भारत मेंबर नहीं है। हाँ, भारत इसका एसोसिएट मेंबर जरूर है, इंडिया इज द एसोसिएट मेंबर ऑफ आईईए, राइट, बट नॉट द मेंबर, राइट। तो इसका क्या है, इसका मेन मकसद क्या होगा आईईए का? देखिए, मेन मकसद इसका क्या है, इसकी वेबसाइट पे जाकर इस तरह से लिख रखा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना। किस चीज के लिए? टू एंश्योर सिक्योर, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम, जिससे कि हमको अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो सिक्योर हो जाए हमारी। क्योंकि यहाँ पर देखो इनसिक्योरिटी हो गई थी, एनर्जी इनसिक्योरिटी, इन लोगों ने एक तरह से गन तान दी इनके ऊपर, हम नहीं देंगे तुमको ऑयल, right? Our technology programs provide the basis for the international public and the private research partnership, technology and collaboration. We help ensure a quick and effective response. अगर मान लीजिए एनर्जी सप्लाई के अंदर डिसरप्शन हो जाता है तो हम एक तरह से क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको मेजर्स अपनाने हैं, उसके लिए हमको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ट्रेनिंग एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड ऑन एनर्जी स्टैटिस्टिक मॉडलिंग टेक्नोलॉजी एनर्जी एफिशिएंसी। हमको एक अच्छी सप्लाई चेन बनानी है, किसकी? एनर्जी की, राइट। और वो एनर्जी जो होती है वो होनी चाहिए सस्टेनेबल एनर्जी। तो ये क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस्ड होकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी निकलती है उसको थोड़ा कम करें, और क्लीन एनर्जी से जो एनर्जी निकलती है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी निकलती है, विंड, सोलर, हाइडल, ठीक है, बायोगैस, इनसे जो निकलती है एनर्जी, उस एनर्जी को यूज करें, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, एक्सप्लोर द एनर्जी सिस्टम बाय द फ्यूल टेक्नोलॉजी एंड सेक्टर, फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लो इमिशन फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, इन सब का क्या है, इन सब का इस तरह से एनर्जी सिस्टम देखें जिससे कि ज्यादा से कम एनर्जी यूज कर सके। क्रिएशन मैंने आपको बता दिया, 1973-74 के ऑयल क्राइसिस के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया है, ये पनपी ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री फाउंड दे वर नॉट एडुकेट इक्विप्ड टू डील विद ऑयल एम्बार्गो, कि भाई इन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, अब हम इसके अंदर क्या है, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना। दिस इंक्लूड सेटिंग अप ए कलेक्टिव एक्शन मैकेनिज्म टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू पोटेंशियल डिसरप्शन, कि अब अगर कोई सप्लाई डिसरप्शन हो जाएगा, पोटेंशियल सप्लाई डिप्रेशन डिसरप्शन, तो हम मिलकर क्या कर सके, उससे लड़ सके। इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। द फ्रेमवर्क वाज एंकर्ड इन द आईईए ट्रीटी कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑन एन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक इंटरनेशनल फोरम है फॉर एनर्जी कॉपरेशन ऑन द वेराइटी ऑफ द इशूज सच एज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब के लिए। फाउंडिंग मेंबर्स अगर हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, ABCD, ठीक है। फिर जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, और ये सारी कंट्रीज जो हैं ये एक तरह से फाउंडिंग कंट्रीज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाउंडिंग कंट्रीज पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एक बार पढ़ जाना ये फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी। ये बिल्कुल ध्यान रखना, भारत इसका कहीं मेंबर नहीं है, भारत को इसके अंदर मेंबर नहीं बनाया गया है। हाँ, एसोसिएट कंट्रीज के अंदर, एसोसिएशन कंट्रीज के अंदर भारत एक मेंबर है, इंडिया इज द मेंबर, ठीक है साहब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
अब देखो भाई, इसका कोई क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और आके इसके अंदर बन गया, ठीक है, नहीं, इसका एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया इसकी वेबसाइट पे इस तरह से दे रखा है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कोई कंट्री है, वो चाहती है कि हम आईईए की मेंबरशिप लें, तो उसको बोला जाएगा कि भाई पहले ये बताओ क्या तुम ओईसीडी के मेंबर हो। ये बोलेगा नहीं साहब, ओईसीडी का मेंबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे जा दफा हो जा, तेरे को हम मेंबर नहीं बनाएंगे आईईए का। तो सबसे पहली बात जो है, ओईसीडी का आपको मेंबर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका मेंबर होना चाहिए। अगर आप इसके मेंबर नहीं है तो ये लात मार के भगा देंगे आपको आईईए वाले। पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट कि भैया आपके पास 90 दिन का ऑयल होना चाहिए एज ए रिजर्व। 90 दिन के रिजर्व ऑयल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर संकट की घड़ी में आप फिर कैसे मदद करोगे, खुद के पास ही ऑयल नहीं है तो कैसे मदद करोगे, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा जब। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तीसरी बात है कि भैया ये जो तेल जला जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपको कम करनी होगी, राइट। ऑयल से जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो कम करनी होगी, ठीक है, ऑयल पे डिपेंडेंसी कम कर। तो देखो, ए कैंडिडेट कंट्री टू द आईईए मस्ट बी ए मेंबर कंट्री ऑफ द ओईसीडी, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। पहली अगर फुलफिल नहीं करे तो टाटा बाय बाय। क्रूड ऑयल एंड और द प्रोडक्ट रिजर्व इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स नेट इंपोर्ट टू विच द गवर्नमेंट हैज इमीडिएट एक्सेस, गवर्नमेंट के पास इमीडिएट एक्सेस हो, एंड कुड बी यूज टू एड्रेस द डिस्ट्रप्शन टू द ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। A demand restraint program to reduce the national oil consumption by up to 10%, national oil consumption 10% तक कम करने का। Legislation and organization to operate the coordinated emergency response measures on a national basis. Legislation and measures to ensure that all oil companies under its jurisdiction report information upon the request. Measures in place to ensure that the capability of contributing its share of an IEA collective action, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आप इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट, कि लेगिस्लेशन बनाना पड़ेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी टू ऑपरेट द कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रेस्पॉन्स मेजर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको अपने देश के अंदर कानून बनाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो मैं क्या क्या करूंगा। लेगिस्लेशन मेजर्स बनाने पड़ेंगे टू एंश्योर दैट ऑल ऑयल कंपनीज कम अंडर द जुरिसडिक्शन रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अपॉन द रिक्वेस्ट, कि सभी ऑयल कंपनी को जब रिक्वेस्ट करा जाएगा कि भाई दे वर्ल्ड के अंदर संकट की घड़ी आ गई, ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इनको ऑयल ऑयल इनका कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर, तब जाकर आपको इसका ओईसीडी का मेंबर बनाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया इज द एसोसिएट मेंबर है ओईसीडी का, राइट। चलो नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्या है, यूएनसीटीएडी। अभी इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम बनाया। अगेन सप्लाई चेन, पर सप्लाई चेन सभी चीजों की सप्लाई चेन के लिए एक फोरम बनाया गया, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम 2024। देखो भाई, कोविड-19 आया था ना, तब सबसे ज्यादा मार पता है क्या पड़ी थी, चाइना जो था सबको सप्लाई करता था, राइट। और चाइना के अंदर जब लॉकडाउन हो गया, तो फिर सारी कंट्रीज को समझ में आया, यूएसए सबको सप्लाई करता था, ये वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ठीक है, सबको 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 सप्लाई करता था, ग्लोबल सप्लायर था चाइना, ठीक है। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का, बहुत सारे फिनिश गुड का, एक तरह से ग्लोबल सप्लायर था, है ना, सस्ते सामान का ग्लोबल सप्लायर था। पर जैसे कोविड-19 के अंदर चाइना के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर एकदम से डिस्ट्रप्शन आता है, ठीक है, लॉकडाउन लग जाता है, तो सारी वर्ल्ड की सप्लाई चेन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, स्वाहा। कोई देने वाला बचा ही नहीं है, वहां पर लॉकडाउन लग गया है भाई, पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है घबरा जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे आए कि ग्लोबल सप्लाई चेन को हमको क्या करना चाहिए, रेजिलेंट बनाना चाहिए, मतलब कोई ऐसा कुछ खतरा वतरा आ जाए तो उससे रेजिलेंट बने, उस खतरे से उभरे। एक ही कंट्री के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, ठीक है, ये क्या कर रही है, एक तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम 2024 ये निकाल रही है, राइट। और अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इनॉग्रेशन जो हुआ है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस, उसने इसका इनॉग्रेट करा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसा आ सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम क्या है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ें, ठीक है, ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर बताया, चलो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखो ये एक तरह से ये इवेंट हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, ठीक है। द ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर, एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
जो डिस्कस करें एंड एड्रेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको देखें। दिस forums will serve as a platform for the knowledge exchange, collaboration, development of the innovative strategies to optimize supply chain operation in the rapidly changing global business landscape. By hosting this forum, Barbados aims to position as a hub for supply chain excellence. Global Supply Chain Forum in the Barbados promised to a significant milestone in shaping the future of the global trade and the logistics. I hope this is clear to everyone. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसका मेन पर्पस आपको इसके अंदर समझ में आ गया हो। तो ये पूछा जा सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम कहाँ पर हुआ है? बारबाडोस के अंदर हुआ है। ठीक है, क्या है ये सब कुछ इसके अंदर इस तरह से पूछा जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्यों बना है, क्या है, ये सब चीजें आपको मैंने इसके अंदर पढ़ा दी, राइट। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव एड्रेस एस्केलेटिंग डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरडिपेंडेंसी। एक दूसरे पर इतनी इंटरडिपेंडेंसी है, एक ने मना कर दिया, जैसे रशिया और यूक्रेन का जब वार हुआ तो रशिया ने मना कर दिया कि मैं अपनी गैस ऑयल सप्लाई नहीं करूंगा, किसको किसको, यूरोप को। और यूरोप लोगों ने भी मना कर दिया, हम भी नहीं ले रहे तेरे से। ठीक है, तो यूरोप को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठंड के अंदर ठिठुर ठिठुर के मर गया था, बिकॉज इसके पास एनर्जी नहीं थी। फिर जाएगा सऊदी अरेबिया के पास, भाई दे दो कुछ, समझ में आ रहा है? तो ये डिसरप्शन हो गया ना, पहले रशिया दे रहे थे, एकदम से रशिया ने मना कर दिया। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण जो डिसरप्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिसरप्शन हो रहा है, इंटरडिपेंडेंसीज के कारण डिसरप्शन हो रहा है, उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम को बनाया गया। लॉन्च द मैनिफेस्टो ऑफ इंटरमोडल लो कार्बन एफिशिएंट एंड रेजिलिएंट फ्राइट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका आउटकम क्या है? उन्होंने कहा कि देखो, फ्राइट फ्रेट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? भाड़ा वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो ट्रांसपोर्ट हो, एक तो देखो जैसे मान लीजिए भाड़ा, मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी। अब मालगाड़ी चल रही है तो इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है और इसके अंदर बहुत सारा सामान एक साथ निकल जा रहा है। वहीं आप देखो, अगर सामान को ट्रक से निकालोगे तो कितने सारे ट्रक लगेंगे पहले तो, और ट्रक जो है फ्यूल से चल रहे हैं, धुआं छोड़ेंगे, धुआं, और उससे एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो लगाए हैं। तो यहाँ पर है कि मैनिफेस्टो फॉर द इंटरमोडल लो कार्बन एफिशिएंट एंड रेजिलिएंट फ्रेट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, इंट्रोड्यूस डिजिटल सॉल्यूशन, जैसे गाइडलाइंस फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो फॉर द ट्रेड, इस तरह से, एंड द यूएनसीटीएडी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डेटा सेट टू ऑप्टिमाइज ट्रेड फ्लोज। किस तरह से सप्लाई चेन को हम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कर दें, ये है स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस। अगर कोई झटका लग जाए तो उसको संभाल सके, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ये एक भारत का इनिशिएटिव है बच्चों। भारत ने इसको क्या करा था, भारत ने इसको स्टार्ट करा था 2023 के अंदर, और आज ये ऑफिशियल हो चुका था। ठीक है, आज मतलब 2-3 दिन पहले, देखो 3 फेब की न्यूज है, 3 फेब 2025। आ गया भाई मार्कर, ये देखो, ठीक है, कि आज ये ऑफिशियल हो गया। डिलाइटेड टू इन्फॉर्म दैट एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया हैज कंफर्म द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस which now officially come into the force। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है भाई? ये बिग कैट कौन होते हैं? देयर आर 7 टाइप ऑफ बिग कैट, बड़ी कैट, राइट। कौन कौन है? टाइगर, लॉयन, यस सर हमको पता है, टाइगर, लॉयन, और लेपर्ड भी आपको पता होगा, लेपर्ड, यस सर। और एक होता है स्नो लेपर्ड, और एक होता है चीता, और एक होता है जगुआर, गाड़ी का नाम है सर ये तो, है ना। और एक होता है पूमा, जूते का नाम पूमा। ये सारे है ना बिग कैट है, बिग कैट फैमिली के हैं ये सब। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस बनाना चाहता था भारत, और उसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू इज ए मल्टी कंट्री, मल्टी एजेंसी कोलिशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज। ठीक है, जो जिसके अंदर बिग कैट मिलती है, वैसे जो कंट्रीज है उनका 96 कंट्रीज का एक एक कॉलिशन है। नॉन रिच कंट्री जिसके अंदर नहीं मिलती पर वो इंटरेस्टेड है बिग कैट कंजर्वेशन के लिए, उनके लिए भी ये कंट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन है। कंजर्वेशन पार्टनर्स, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग द फील्ड ऑफ द बैट
big cat conservation beside business groups and the corporates to establish network and develop synergy in a focused manner. इट्स आइडिया वाज फर्स्ट फ्लोटेड, सबसे पहले इसका आइडिया जो फ्लोट करा था वो कहाँ फ्लोट करा था, किसने फ्लोट करा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 के अंदर। और जब हमारा 15th एनिवर्सरी था किसका, प्रोजेक्ट टाइगर का, प्रोजेक्ट टाइगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोजेक्ट टाइगर का भी 50th एनिवर्सरी हुआ था 2023 के अंदर, तब हमने इसको कहा कि हम एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस खोलेंगे भाई। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब हुआ है, 15th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। और ये क्या है 2023 के अंदर ये हुआ है, और 96 कंट्रीज जो हैं जिसके अंदर, जो कि इंटरेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारी बिग कैट्स हैं। बिग कैट्स मैंने आपको बताया 7 तरह की बिग कैट्स होती हैं, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर बिग कैट नहीं है पर वो इंटरेस्टेड, वो कहते हैं साहब हमको बड़ा इंटरेस्ट आता है इनको प्रोटेक्ट करने में, उन सबकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसीए टू स्टॉप द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑफ द 7 बिग कैट्स, ठीक है, उनका इलीगल ट्रेड जो है उसको रोकना। टू वर्क टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ 7 बिग कैट्स, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज फॉर इंप्लीमेंटिंग द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एजेंडा, ये सब ऑब्जेक्टिव है आईबीसीए के। अब आइए इसकी गवर्निंग स्ट्रक्चर देखते हैं। इट विल कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ द मेंबर्स, स्टैंडिंग कमिटी एंड ए सेक्रेटेरिएट विथ इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली इंडिया के अंदर होगा, राइट। हमारा ही प्रोग्राम है भैया बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इट्स फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट स्टैच्यू हैज बीन ड्राफ्टेड लार्जली ऑन द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस था ना, जिसके अंदर हमने पढ़ाया था आपको, जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्री है, वहां पर सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उन सारी कंट्रीज को ये कहा जाता है कि भैया आओ और मिलकर हम क्या करते हैं, इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। यहाँ पर भी जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर क्या है, 7 बिग कैट्स आर देयर, और जो कि इंटरेस्टेड है बिग कैट के कंजर्वेशन में, उन सबको कहा जा रहा है कि ठीक है भैया आके अपन सब मिलकर काम करते हैं। द स्टैच्यू ऑफ द आईबीसीए will be finalized by an international steering committee. Steering committee will be constituted with a nominated national focal point of founding member countries. ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एज ए हेड, इंटरिम हेड ऑफ आईबीसीए सेक्रेटेरिएट till IBCA appoints its own DG during the assembly meeting, right? एम क्या है, कंजर्वेशन, इन सब का कंजर्वेशन, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, किस किस का कन्वर्जेशन का, कंजर्वेशन के बारे में बात कर रही है, ठीक है, कन्वर्जेशन बोल रहा हूँ, राइट। IBC officially comes into the force as a full-fledged treaty-based intergovernmental international organization, international legal entity, राइट। पहली बार ये ऑफिशियली आई है, राइट। अब इनका थोड़ा सा हम देख भी लें। टाइगर को हम बोलते हैं पैंथेरिया टिग्रिस, है ना, साइंटिफिक नेम इसका। लॉयन को बोलते हैं पैंथेरिया लियो। बहुत मुश्किल है कि साइंटिफिक नेम पूछा जाए, तो अगर पूछ लिए तो सर पकड़ कर ना बैठ जाओ, इसलिए आपको ये आगे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आईयूसीएन स्टेटस, यहाँ पर इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको याद करना है सबका। पूमा, पूमा को एक बार पहन लिया तो फिर अपन को कंसर्न नहीं रहता, लीस्ट कंसर्न। जगुआर, जगुआर जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो भाई उसमें डर लगता है, थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड, नियरली थ्रेटन्ड उसमें लगता है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 के अंदर तो सब है ही। चीता जो है वल्नरेबल, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल। स्नो लेपर्ड तो मैंने आपको बताया था कि पूरे धरती में से लेपर्ड, वो स्नो गायब हो रही है, तो स्नो लेपर्ड जो है बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में आ गया, ठीक है। जब स्नो लेपर्ड वल्नरेबल कंडीशन में आएगा तो लेपर्ड भी आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेपर्ड भी आएगा, तो लेपर्ड और स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, ये आपको याद रखना है। जगुआर, जगुआर मतलब ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर बैठते ही डर लगेगा भाई, गरीब आदमी को बैठते ही डर लगे, ऐसे समझ लो, नियर थ्रेटन, थोड़ा बहुत डर लगता है गरीब आदमी को। अगर कोई अमीर आदमी बैठा ले, आ जा मेरी जगुआर में बैठ जा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाएगा, नियर थ्रेटन, हमारे जैसे गरीब आदमी, राइट। पूमा एक बार पैंट डाला तो लाइफ जंगल आला, लीस्ट कंसर्न है, फिर भागते रहो, राइट। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। और चीता सबसे तेज भागता है, ये समझ में आ रहा है, किसी के पीछे भागेगा चीता तो उसकी हालत तो वल्नरेबल हो ही जाएगी, वल्नरेबल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको याद करना होगा। आईबीसीए वाज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द नोडल ऑर्गेनाइजेशन विच नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भैया, प्रोजेक्ट टाइगर को भी संभालती है, ठीक है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर रिजर्व्स को भी संभालती है, right? The primary objective of IBC is to facilitate collaboration and synergy among the stakeholders, consolidating successfully conservation practices,
expertise to achieve a common goal for conservation of big cats at the global level. राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ इसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर समझ लो कि एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि बिग कैट को किस तरह प्रिजर्व करा जाए, टेक्निकल नो हाउ पता चले उसके, स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक स्पेसीज स्पेसिफिक इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर देखती है। फिर हम देखें मल्टी कंट्रोल मल्टी एजेंसी है ये, ठीक है, 95 बिग कंट्रीज, 96 हो चुकी हैं जो अब all United Nations members are eligible for becoming the member of IBCA. 9 international organizations have also consented to be the partner organization. I hope this is clear to everyone. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है और यहीं तक अपन रखते हैं आज की क्लास का। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। कल के क्लास के अंदर और क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। 7 बजे इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे 7 बजे जब भी अपलोड होगा उसके अगले अगले दिन 7 बजे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। बस ये रखा है जीवन के अंदर, ठीक है। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता जब तक यही रखा है, ठीक है। कम से कम जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता जब तक तो पढ़ते ही रहो, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल लग कर पढ़ना है अपन को और बिलीव मी इनमें से ही क्वेश्चन आना है करंट अफेयर्स के, डोंट वरी। बहुत सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको, 100 से ऊपर ये लेक्चर्स जाएंगे, 100 से ऊपर। जब तक हम पढ़ा सकते हैं तब तक पढ़ाते रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। मैराथन सेशन देखो, क्वेश्चंस करो, सब कुछ करो जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।